नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश को लेकर टाइम्स नाउ ईटीजी ने सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 112 से 122 सीटें मिल रही हैं, तो बीजेपी को 107 से 115 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर अब सिर्फ कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इस बीच टाइम्स नाउ ईटीजी ने सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक अगर छत्तीसगढ़ में आज चुनाव हो तो कुल 90 सीटों में से बीजेपी को 27 से 35 सीटें और कांग्रेस को 51 से 59 सीटें मिलने की संभावना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांग्रेस इस बार जीतती हुई नजर आ रही है। टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक यहाँ ना रिवाज बदलता दिख रहा है और सरकार रिपीट होती नजर आ रही है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं। टाइम्स नाउ नवभारत और ईटीजी के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी के खाते में 114 से 124 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को 68 से 78 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आरएलपी, आप आदि अन्य दलों के हिस्से में 6 से 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन की चिंता नहीं है। कांग्रेस के पास इसके लिए फुर्सत ही नहीं है। वो 5 राज्यों के चुनाव में ही व्यस्त है। इसके कारण गठबंधन का कामकाज प्रभावित हुआ है। सीएम ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के नेता कांग्रेस को बढ़ाना चाहते हैं, कांग्रेस को गठबंधन में आगे करना चाहते हैं। गठबंधन पर बात नहीं हो पा रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि अब हम लोग इंडिया गठबंधन को लेकर आगे की बातें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही बैठकर तय करेंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसके सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार कांग्रेस से खुश नहीं हैं या कांग्रेस के रवैये से नाराज हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बातें पटना में सीपीआई की रैली में कही हैं। ऐसा महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के निशाने पर सिर्फ विपक्ष के नेता हों, लेकिन दिल्ली से लेकर राजस्थान और तेलंगाना तक जिस तरह केंद्रीय जांच एजेंसियां गुरुवार को सक्रिय हैं, उससे ऐसा ही लग रहा है। गुरुवार को दिल्ली में एक तरफ सवाल के बदले कथित रिश्वत मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से संसद की आचार यानी कि एथिक्स समिति पूछताछ कर रही है, तो आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री राजकुमार आनंद के घर ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापे मारे हैं। आप प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गुरुवार को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने ईडी नोटिस को अवैध बताते हुए पेश होने से मना कर दिया और चुनावी दौरे पर मध्य प्रदेश रवाना हो गए। इस बीच राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के बेटों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने तलब किया है। राजस्थान में सरकारी स्कूल शिक्षक भर्ती के पेपर लीक हुए थे। उस पेपर लीक को मनी लॉन्ड्रिंग से भी ईडी ने जोड़ा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जारी है। ऐसे में कांग्रेस इसे मुद्दा बना सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का गुरुवार को ईडी दफ्तर में पहुंचने से कुछ घंटे पहले जवाब दिया है। केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को अवैध बताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि समन नोटिस अवैध और राजनीति से प्रेरित है। नोटिस बीजेपी के इशारे पर भेजा गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए नोटिस भेजा गया था कि मैं 4 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाने में असमर्थ रहूं। उन्होंने कहा कि ईडी को तुरंत नोटिस वापस लेना चाहिए। हालांकि एएनआई ने कहा है कि केजरीवाल अब ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। गुरुवार को वो एमपी के सिंगरौली में रोड शो करने जा रहे हैं। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे। ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गुरुवार दोपहर बाद रद्द की जा चुकी नई शराब नीति में हुए कथित घोटाले में पूछताछ के लिए तलब किया। केजरीवाल की पेशी ईडी के सामने हो, इससे पहले गुरुवार तड़के ईडी ने केजरीवाल कैबिनेट के मंत्री राजकुमार आनंद के घर छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी। सूत्रों ने बताया कि सिविल लाइंस इलाके में मंत्री के आवास के अलावा उनसे जुड़े 9 परिसरों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। हालांकि केजरीवाल से दिल्ली की शराब नीति के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर पूछताछ की जाएगी, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या मंत्री राजकुमार आनंद के परिसरों पर ईडी के छापे भी उससे जुड़े थे। ईडी सूत्रों ने कहा ये तलाशी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में हुई है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान 8 विधेयकों को पिछले 2 वर्षों से रोक कर बैठे हैं। तमाम आदर्शवादी बातें करने वाले आरिफ ने इन बिलों को रोकने की वजहें काफ़ी साफ साफ नहीं बताई हैं। केरल सरकार ने इस मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। हालांकि अकेले आरिफ ही नहीं बल्कि 3 और भी गवर्नर हैं जिनके खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने अदालत में याचिका दायर की है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार विपक्षी शासित राज्यों के खिलाफ राज्यपालों का इस्तेमाल एक औजार के रूप में कर रही है।
विपक्षी नेताओं के फोन पर हैकिंग से जुड़ी चेतावनी मिलने के बाद अब केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले की जांच शुरू करते हुए एप्पल कंपनी को नोटिस भेजा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को इस संबंध में एक नोटिस भेजा है। बता दें कि बीते 31 अक्टूबर को विपक्ष के कई नेताओं ने दावा किया था कि उनको एप्पल कंपनी से फोन हैकिंग अलर्ट का मैसेज आया है, जिसका उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। अलर्ट मैसेज में सरकार प्रायोजित हमलावरों द्वारा उनके फोन को हैक करने की कोशिश किए जाने की बात कही गई थी। थाईलैंड के अधिकारियों ने कहा है कि वो अपने नागरिकों की रिहाई के लिए हमास से सीधे बातचीत कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद थाईलैंड के कई नागरिक लापता हैं और कम से कम 19 थाई फार्म वर्कर्स को हमास बंधक बनाए हुए है। इजराइल में 25,000 से ज़्यादा श्रमिक खेतों और बगीचों में काम करते हैं। थाईलैंड के नेगोशिएटिंग मिशन के प्रमुख अरिपन उतारासी ने कहा कि वो 26 अक्टूबर को तेहरान में हमास के प्रतिनिधियों से मिले थे, जहां उन्हें यह आश्वासन मिला है कि सही समय पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंधकों को छोड़े जाने के लिए इजराइल और हमास के बीच संघर्ष रोकने की मांग की। मिनेसोटा में एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने बाइडेन से सवाल जवाब करते हुए उनसे गजा में संघर्ष विराम कराने की अपील की थी। इसके बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमें विराम की जरूरत है। बता दें, एक महिला ने उनसे सवाल पूछते हुए कहा था कि राष्ट्रपति महोदय, अगर आप यहूदी लोगों की परवाह करते हैं तो आप युद्ध विराम का आह्वान करें। इसके जवाब में बाइडेन ने कहा, मुझे लगता है कि हमें एक विराम की जरूरत है। रोके जाने का मतलब यह है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए समय मिले। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस ने बाइडेन के बयान पर स्पष्टीकरण जारी किया। बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति मानवीय सहायता और हमास के कब्जे में बंद 240 बंधकों के बारे में बात कर रहे थे। वहीं महिला को बाद में सुरक्षा बलों ने वहां से बाहर निकाला। इस दौरान वो संघर्ष विराम करो के नारे लगा रही थी। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने दक्षिणी लेबनान में एक इजरायली ड्रोन को मार गिराया है। इजराइल की सेना ने मिसाइल दागे जाने की पुष्टि तो की, लेकिन उनका कहना है कि ड्रोन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा है। इस हफ्ते दूसरी बार हिजबुल्लाह ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से इजरायली ड्रोन को गिराने का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि उनके लड़ाकों ने मध्य रात्रि में ड्रोन को मार गिराया है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार मिस्र ने रफा बॉर्डर को विदेशी नागरिकों और गंभीर रूप से घायल फलस्तीनी लोगों के लिए खोला है। अब तक 400 से ज्यादा विदेशी नागरिक और गंभीर रूप से घायल फलस्तीनी रफा बॉर्डर के जरिए मिस्र में दाखिल हुए हैं। गजा से बाहर जाने वालों में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के भी 22 कर्मी शामिल हैं। एक बयान में एक चैरिटी संस्था ने कहा कि उनके सभी अंतर्राष्ट्रीय कर्मी जो गजा से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वो रफा क्रॉसिंग के जरिए चले गए। वहीं गजा बॉर्डर्स एंड क्रॉसिंग अथॉरिटी ने 15 देशों के 596 विदेशी नागरिकों की एक सूची जारी की है, जिन्हें गुरुवार को गजा छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इंडोनेशियाई अस्पताल का मुख्य जनरेटर अब चालू नहीं है। अस्पताल को अब बैकअप जनरेटर का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया है, जिसका अर्थ है कि अस्पताल का ऑक्सीजन स्टेशन बंद हो गया है। साथ ही वेंटिलेशन और एयर कंडीशन भी बंद हो गया है। शरीर को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होने वाला फ्रिज भी काम नहीं कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अस्पताल पूरी तरह से बंद होने से पहले कुछ दिनों तक अस्पताल बैकअप जनरेटर पर आंशिक रूप से काम कर सकेगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।